humor and the right perspective of what is happening in UP. Thank you very much. And now what we are all waiting for, the address from our Honorable Deputy Chief Minister, Manish Sisodia ji. Welcome to you. इसको बंद कर दें. थैंक यू. नमस्कार साथियों. क्या हो गया? डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं ना, म्यूट इंडिया की बात तो नहीं कर रहे. देखिए, डिजिटल में भी संवाद बहुत ज़रूरी है, रेस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, और रेस्पॉन्स नहीं होने के कारण ही डिजिटल नहीं हो पा रहा है. नमस्कार. हाँ, अभी ठीक है. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एसोचैम का कि उन्होंने एक तो डिजिटल इंडिया के इस एस्पेक्ट पे और इन पॉसिबिलिटीज़ पे एक चर्चा रखी और इसमें मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका दिया. मैं अभी सुन रहा था कुछ साथियों की बातें, और हम लोग लगातार पूरे देश में डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं. मैं ऐसा सोचता हूं कि क्या इस देश में कभी डिजिटल इंडिया के मुद्दे पर चुनाव लड़े जा सकते हैं? क्योंकि जब तक डिजिटल इंडिया की भूख चुनावी मुद्दा नहीं बनेगी, तब तक डिजिटल इंडिया नहीं बनेगा. क्योंकि आज अभी कल बिहार के चुनाव अनाउंस हुए हैं, और पिछले 1 महीने से 2 महीने से लगभग लगातार एम्बियंस चल रहा है, माहौल चल रहा है, चर्चा चल रही है कि साहब चुनाव होने वाले हैं, फलाना कॉम्बिनेशन बन गया, ढिकना कॉम्बिनेशन बन गया. और उसमें क्या चर्चाएं हो रही हैं? वो वाला जो ग्रुप है उसके पास फलानी फलानी जाति के नेता हैं और इसलिए उसका संभावना इतनी है. दूसरे वाले ग्रुप के पास फलानी फलानी की नेता नहीं है लेकिन फलानी फलानी के हैं, उसके लिए इतना. हमारा टीवी डिस्कस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्कस कर रहा है, और उसको पूरा देश देख रहा है, और वो देश भी देख रहा है जिसको अभी वोट देना है 1 महीने बाद. मैं कल्पना कर रहा था यहाँ बैठ के कि क्या कभी हम अपने मुल्क में ऐसा समय देखेंगे कि टीवी पे बहस हो रही हो कि इस शहर में इतने लोग एंड्रॉयड फ़ोन पे हैं, और इनमें से अगर ये सरकार आके इस तरह की बात करती है और ये वाली पार्टी इस तरह की बात करती है तो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो ये बनती है और इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी ये बनती है. जब तक ये डिजिटल डिवाइड नहीं खड़ा होगा, क्लियर कट डिवाइड नहीं खड़ा होगा, हम लोग धीरे धीरे चलते तो रहेंगे, लेकिन एक डिजिटल इंडिया को रेवोल्यूशन के रूप में नहीं ले सकते. एंड आई एम प्राउड टू से, बीइंग द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली में ये एक मुद्दा है. हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा तो उसमें यूथ को फ्री वाईफाई देना हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था. एंड वी आर हैप्पी कि वी वर ग्रिल्ड अराउंड इट. आप लाएंगे, कैसे ला सकते हैं, लाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, कैसे पॉसिबल है, पैसा कहाँ से आएगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है. इन सारी चीज़ों पे हमें खूब ग्रिल किया गया. एंड दैट्स व्हाट इट शुड बी. जब तक इस देश में हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेसेस इन क्वेश्चंस पे आके नहीं खड़ी होंगी कि आप इसमें क्या करोगे और आपका इसका विज़न क्या है, क्योंकि सबको पता है. संजय भाई बैठे हैं और उनकी पीड़ा है जो उन्होंने बहुत करसरी तरीके से व्यक्त की कि जब तक आप आईटी डिपार्टमेंट के हेड को 3 साल नहीं बिठाओगे. हमारे महेश भाई बैठे हैं यहाँ पे, सबकी पीड़ा रहती है. वो क्यों है? क्योंकि चुनाव तो जातियों पे लड़ा जाता है. फिर आईटी हेड का क्या करेंगे 3 साल बिठा के? जाति वाले हेड को देखेंगे चुनाव से पहले, उससे पहले उसको देखेंगे, उससे पहले उसको देखेंगे. सो मेरा सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि देश को उस तरफ लेके चलें. उस तरफ लेके चलेंगे तो फिर ये सेमिनार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. भूख जिस चीज़ की है उसके लिए सेमिनार नहीं. पिज़्ज़ा को पॉपुलर बनाने के लिए कभी सेमिनार नहीं हुआ, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चों में पहले ही इतनी भूख हो गई है उसकी. नहीं, पिज़्ज़ा के लिए सेमिनार की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इसको जनमानस के बीच में लेके जाना है. वो भूख कैसे पैदा हो. हमारी चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि डिजिटल इंडिया कैसे हो. देखिए, मैं गवर्नमेंट से हूँ,
और कम से कम कुछ चेहरे में देख रहा हूँ जो गवर्नमेंट में मेरे साथ या आई नो कि गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं लगातार। गवर्नमेंट्स डिजिटल हो ना हो, इंडिया तो धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। आपने बात रखी कि किस तरह से फ्लिपकार्ट का बिजनेस बढ़ रहा है, वो क्या है? हम ई कॉमर्स पे टैक्स लगाने के लिए सिस्टम्स बनाए ना बनाए, ई कॉमर्स तो आगे चल रहा है। मेरे अपने घर में आजकल सारी शॉपिंग उसी से होती है, ई कॉमर्स से। करते रहिए आप। और मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब तक ई कॉमर्स की ट्रेडिंग्स टैक्स के दायरे में नहीं आती, मैं उसको प्रमोट नहीं कर सकता। मैं शाम को जाता हूँ तो एक पैकेट आके रखा होता है फ्लिपकार्ट से। क्या हो गया बेटा? वो बुक मंगाई है, टैक्स नहीं दिया। मुझको पता है टैक्स नहीं दिया, लेकिन क्या करूँगा? सो मैं गवर्नमेंट को डिजिटाइज करूँ ना करूँ, ये मेरी हेडेक है, गवर्नमेंट्स की हेडेक है। इंडिया की नई जनरेशन तो डिजिटल एज में जिएगी और वो चैलेंज कर रही है हमको, जिसमें से अधिकतर लोग यहाँ रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं नई जनरेशन के। बहुत सारे फ्रेश चेहरे बैठे हुए हैं, बहुत एनर्जेटिक चेहरे बैठे हुए हैं। इनको चिंता नहीं है। बोले सरकारों को आप डिजिटल करो मत करो, हमने तो अपनी ज़िंदगी कर ली। हम सिनेमा देखने जाते हैं तो डिजिटल से डिस्कस करते हैं, हम दोस्तों से गपशप करते हैं तो डिजिटल गपशप होती है, हम खरीदारी करते हैं तो डिजिटल करते हैं। आप करते रहिए अपनी सरकार को डिजिटल नॉन डिजिटल, डिजिटल नॉन डिजिटल। तो वो चुनौती को स्वीकार करते हुए हमें गवर्नमेंट्स को काम करना पड़ेगा। और उसकी दिशा में मैं 2-3 चरणों में अपनी बात रख दूं कि हम दिल्ली में तो काम कर ही रहे हैं, पर कैसे करें? मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने किसी डिपार्टमेंट में गया और हमारे यहाँ सरकार में फाइल मूवमेंट सिस्टम है, सब में होता है। तो एज ए मिनिस्टर मैंने कुछ फाइलें देखी, किसी एक ऑफिसर के पास कितनी फाइलें हैं। मैंने उनको बुलाया तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आप अपना लॉगिन एंट्री करके मुझे बताइए आपके पास में कितनी कितनी फाइलें हैं। क्वाइट सीनियर ऑफिसर, अप टू जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। तो मैंने उनसे कहा साहब, बोले जी वो मैं अपने पीए को बुलाता हूँ। मैं अपना लॉगिन कर सकता हूँ, उनका भी लॉगिन कर सकता था, पासवर्ड होता मेरे पास तो, लेकिन बोले जी मैं पीएस को बुला लेता हूँ। तो मैं चलिए आपके ऑफिस में ही चलते हैं। 3 फ्लोर नीचे ऑफिस था उनका। मैं चला गया तो वहाँ देखा बहुत सारी हर सरकारी दफ्तर का एक ही हाल होता है, खूब सारी फाइलें हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर साहब के पास में 2 कंप्यूटर बाजू में रखे हुए हैं, कलर प्रिंटर रखा हुआ है, हाई एंड कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि लॉगिन करिए, दिखाइए मुझे। तो फिर बोले जी मैं पीएस को बुला लेता हूँ एक बार। अपना फाइल मूवमेंट सिस्टम अगर किसी ऑफिसर को लॉगिन करना नहीं आता, एक सीनियर ऑफिसर को, फॉरगेट अबाउट डिजिटलाइजिंग द सर्विसेज, ई कॉमर्स और ई डिस्ट्रिक्ट और ई गवर्नेंस। क्योंकि सीनियर हैं, स्टेटस है, बढ़िया क्वालिटी के, बढ़िया ब्रांड के 2 कंप्यूटर हाई एंड रखने चाहिए, क्योंकि वरना सीनियरिटी कम दिखेगी। उनसे जूनियर के पास वैसा कंप्यूटर है, उससे 2 गुना तो होना ही चाहिए कम से कम। लेकिन इस्तेमाल करना आता है कि नहीं आता है, उसकी उनको भी चिंता नहीं है, गवर्नमेंट को भी नहीं है। गवर्नमेंट को भी पता है उनको नहीं आता, इसलिए पीएस दे रखा है। इससे अच्छा 2 महीने की छुट्टी दो, ट्रेनिंग करा दो उनकी। तो कुछ रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और सबको तैयार होना पड़ेगा। अभी हम मेंटली तैयार नहीं हैं। और जब मैं ये सोचता हूँ हम मेंटली तैयार नहीं हैं, मेरे कंटेम्प्रेरी मेंटली तैयार नहीं हैं। मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मैं क्लासेस में जाता हूँ और मैं किसी को डराना नहीं चाहता, स्केयर नहीं करना चाहता, बट हकीकत यह है कि हमारी अगली पीढ़ी भी तैयार नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम समय पे आई फाइंड इन क्लासरूम्स कि हम अपने क्लासरूम, ऐसा लगता है मुझको जैसे हम अपने क्लासरूम्स को 1850 के लिए तैयार कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले, आज मेरे साथ क्लास 6, 7th में जो बच्चा पढ़ता है, हार्डली 10 साल बाद, 15 साल बाद वो इस एज में बैठा होगा जहाँ बच्चे बैठे हैं। वो डिजिटल नॉलेज नहीं रख रहा, वो क्या नॉलेज रख रहा होगा, ये अगर हमें आज नहीं सोच रहे हैं क्लासरूम में बैठ के, तो फिर भी सर सेमिनार ही कर रहे होंगे डिजिटल इंडिया पे। वहीं हिट तो वहां करना पड़ेगा,
क्योंकि और हमें लुक बैक करना पड़ेगा कि आज से 10 साल पहले टेक्नोलॉजी कहां थी। अगर पिछले 10 साल में वहां से यहां आ गई तो अगले 10 साल में कहां पहुंचने वाली है, उस बच्चे को मुझे उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। अभी तो हम इसी पे उलझ रहे हैं कि मेरा एक ऑफिसर पासवर्ड यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, या आपने तो फादर की बात कही। तो होलिस्टिक तरीके से मतलब सही जगह हिट करना पड़ेगा, फ्यूचर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, करंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उस तरफ नहीं जाएंगे तो हम फेल होते रहेंगे। और अभी से नहीं हुए, मैं आमतौर पे अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री की मीटिंग्स में बात रखता हूँ, पर शायद ये भी एक बड़ा फोरम है उस बात को रखने के लिए कि हम सब लोग बहुत इतराते हैं। हाँ, हम इंडिया में हम लोग बहुत ग्लोरीफाइड तरीके से जीना जानते हैं। हम इतने महान थे, हमने इतने महान काम किए, हमने इतनी महान खोजें की। जिसने की थी हमने, उसके बाद क्या किया उसके गाने गाने के अलावा? 1500 साल पहले बताते हैं आर्यभट्ट साहब ने शून्य की खोज की थी। नहीं, ऐसा गलत हो तो बता दीजिएगा मुझे, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूं, बट वट एवर आई हैव लर्न सो फार, 1500 साल पहले इस देश में शून्य की खोज हुई। और बाकी के 15 साल हमने क्या किया? मल्टीप्लाई नहीं किया सर, सिर्फ गाना गाया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उस शून्य को यूज नहीं किया हमने, और जिस शून्य को हमने 1500 साल पहले खोज लिया था, आज यूरोप और अमेरिका के देश उसी शून्य में डिजिटल वर्ल्ड लेके खड़े हुए हैं। उसी शून्य को लेकर उन्होंने रेडियो वेव्स क्रॉस कर दी, उसी को लेकर सारा डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी शून्य में उन्होंने दुनिया बना के रख दी है। और हम 15 साल से सिर्फ गाना गा रहे हैं, शून्य की खोज हमने की थी, शून्य की खोज हमने की थी। किसने की थी? भारत ने की थी। जिस बच्चे ने लिख दिया शून्य की खोज भारत ने की थी, 1/1 नंबर आ जाता है। शून्य माने क्या, किसी को समझ नहीं आ रहा। उस शून्य का करना क्या है? उसमें डेटा ट्रांसफर करना है या अचार डालना है, पता नहीं किसी को। कोई चर्चा नहीं है क्लासरूम्स में, कोई चर्चा नहीं है हमारी लेबोरेटरीज में। आई थिंक वी हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वी हैव टू बी क्रिटिकल, वी हैव टू बी साइंटिफिक। हमारी सारी सोच, जैसा मैंने कहा, मैं फील करता हूँ क्लासरूम्स में जा जाके फील करता हूँ कि ऐसा लगता है बच्चों के बीच खड़े होके सारा बुक्स देख के कि उनको 1850 के लिए तैयार कर रहे हैं। लगता ही नहीं कि मैं उन सिटीजन्स, वो 2020 और 2025 के सिटीजन होने वाले हैं। 2025 में टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, क्लासरूम्स कैसे चल रहे होंगे दुनिया में। और ऐसा नहीं है कि स्प्रेड नहीं है, मार्केट अपना काम कर रहा है, पर हमारी प्लानिंग्स में नहीं है। मैं अपने डॉक्टर्स को देखता हूँ हॉस्पिटल में, ऑफिसर्स को देखता हूँ, टीचर्स को देखता हूँ, लगभग 70% लोगों के पास में एंड्रॉयड फोन्स हैं। 60 to 70% लोगों के पास, कम से कम दिल्ली में ये स्टेटस है। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ, आप लोग जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हो, किसी खास मरीज को किसी खास तरीके से इलाज करते हो, कभी कोई ट्विटर वगैरह पे एक्सपीरियंस शेयर करते हो? नहीं जी। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं? हाँ जी। क्या करते हो व्हाट्सएप पे? गूगल से पिक्चर उठा उठा के गुड मॉर्निंग पोस्ट करते हैं। इसलिए व्हाट्सएप था। अरे एक बहुत शानदार हॉस्पिटल में एक बहुत क्रिटिकल केस को किसी डॉक्टर ने किस तरह से डील किया, या मैं अपने ट्विटर पे फॉलो करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को। दुनिया के किसी कोने में बैठी हुई एक टीचर अपनी क्लास में लाइब्रेरी की बुक में से एक चैप्टर को रिप करने वाली, एक पेज को फाड़ देने वाली बच्ची के साथ कैसे डील कर रही है और वो क्या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रही है, वो ट्विटर पे आ रहा है। हमारे क्लासेस, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे इसको। डिजिटल इंडिया हमारे सामने पसरा पड़ा है और हम जिए जा रहे हैं जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो मेरा यहाँ सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, सरकार मिक्सअप है, और मिक्सिंग में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है जिसका संजय जी ने जिक्र किया। और उससे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, माने उसी से लिंक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो मुझे 3 तरह की हिस्सों में दिखाई देता है काम होता हुआ।
एक वो है जो विजुलाइज कर रहा है इस चीज़ को, लीडरशिप कह सकते हैं उसको, वो पॉलिटिकल लीडरशिप भी हो सकती है, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजी की लीडरशिप भी हो सकती है, लेकिन एक लीडरशिप है। दूसरी तरफ माने एक सपना देखने वाला, लीडर माने सपना देखने वाला, दूसरी तरफ उस सपने को सच होते हुए देखकर एंजॉय करने वाला, और तीसरी तरफ माने तीसरे पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति वो है जो इस सपने के सच होने में थोड़ा सा प्रॉफिट बना लेगा। दैट्स इट। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लीडर है और प्रॉफिट मेकर है, वो बीच वाला सेगमेंट गायब है। माफ कीजिएगा, आप इंडस्ट्री के लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री में, और कम से कम यहां वो इंडस्ट्री बैठी है जो बहुत एंजॉय करती है इस चीज को कि किसी तरह से डिजिटलाइज हो, जिसका सपना है, जो सपने का हिस्सा है। प्रॉफिट मेकर का सपना कभी भी आपके सपने से मैच करेगा ये जरूरी नहीं है। आप डिजिटल इंडिया का सपना देखते हैं, आपके साथ एक बहुत बढ़िया डायनामिक टीम खड़ी होती है, ये दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा वो है जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए खड़ी होती है। आज आप एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जब डिजिटल इंडिया की कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, कल को एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि साहब ये जो टेक्नोलॉजी है इसने बहुत कबाड़ा कर दिया है, ऐसा करते हैं, एक योजना चलाते हैं, सारे कंप्यूटर्स को उठा के समुद्र में डालना है और 100 रुपये लगाओगे तो 125 रुपये का फायदा होगा। जो प्रॉफिट मेकर है वो वहां भी आ जाएगा और इसी तरह से सेमिनार करेगा, देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी खराब है, देखो कंप्यूटर्स ने क्या कबाड़ा कर दिया, चलिए इनको उठा के समुद्र में फेंकते हैं, चलिए मैं 100 रुपये लगाता हूं, दूसरा बोलेगा मैं भी 100 रुपये लगाता हूं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉफिट मेकर का काम प्रॉफिट मेकिंग ही है, दैट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस चेन। मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा, मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, बट वी हैव टू एक्सेप्ट कि जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए आ रहा है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही आएगा, वो सपने के लिए नहीं आ रहा। सपना तो लीडर को देखना है, लीडर की टीम को देखना है, और लीडर का काम है कि जब सपना देखे तो साथ साथ टीम खड़ी करे। जब तक वो टीम नहीं खड़ी होगी जो डिजिटल इंडिया को देख के एंजॉय करे, इस सपने को साकार देखते हुए, उसको लगे घर पे बैठ के देखते हुए या कहीं भी दुनिया में देखते हुए कि अब मेरा सपना साकार हो रहा है, जब तक वो टीम नहीं खड़ी होगी तब तक नहीं हो सकता, तब तक हम फंसे रहेंगे। उस टीम को खड़ा करवाइए, एसोचैम को भी करना पड़ेगा मिलके, तमाम एसोसिएशंस को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा, उन चेहरों को आगे लागना पड़ेगा जो घाटा हो या नुकसान नफा हो, जिनके लिए जीना मरना इसलिए है कि हमको डिजिटलाइज करना है तो करना है। क्योंकि अगर प्रॉफिट मेकिंग देखने लगेंगे, प्रॉफिट मेकर का काम है, वो जब आप काटने लगोगे तो प्रॉफिट निकाल ही लेगा वो। क्योंकि जब हम बात करते हैं वाईफाई कितने का लगेगा, सबसे पहले देखा किसको क्या, कौन क्या कमाएगा। अरे कमाएगा क्या वो छोड़ दो, पहले आप अपनी जनरेशन्स को वाईफाई में लाओ तो सही, आप वाईफाई एंजॉय तो करो, आप वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ जियो तो सही। जितना पैसा खर्च होगा कर लो, उसके बाद प्रॉफिट वाले अपने आप प्रॉफिट बना लेंगे, इसमें अपने को क्या चिंता है। वो टीम चाहिए, और वो टीम हमको सबके बीच से निकालनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट में भी कुछ लोग हैं, वो एसोचैम में भी मिलेंगे, वो अदर इंडस्ट्री में भी मिलेंगे, यंगस्टर्स में भी मिलेंगे, एक्सपीरियंस में भी मिलेंगे। उसको जितना हम इकट्ठा करके मजबूत करते चले जाएंगे, वो मजबूत नहीं कर पाएंगे तो फिर हम पीछे रहते चले जाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में कि आपको पानी का कनेक्शन लेना हो, थोड़े दिन में आपके मोबाइल पे ऐप होगा, आप पड़ोसी को भी पानी का कनेक्शन ऐप पे दिलवा सकते हैं। मैं अकाउंटेबिलिटी, डिजिटल इंडिया से बढ़िया अकाउंटेबिलिटी और मॉनिटरिंग कहीं हो ही नहीं सकती। हमने कॉन्सेप्ट दिया डिजिटल क्लासेस, बड़े बड़े बढ़िया बोर्ड वो लगाए, बोर्ड्स, क्लासरूम बोर्ड्स। क्या हो गया, उनको उठा के ले गए देखे क्या करिएगा। बढ़िया स्मार्ट बोर्ड्स लगाए, टीचर शाम को गए, सुबह वापस आए तो गायब, वो ब्लैक बोर्ड भी नहीं बचा वहाँ पे, स्मार्ट बोर्ड की तो छोड़ दो। क्या करें, अभी उसको होलिस्टिक तरीके से प्लान करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। मैंने देख लिया साहब, जर्मनी में बहुत बढ़िया क्लासरूम्स हैं, डिजिटल क्लासरूम्स हैं, हमने भी आके ऑर्डर कर दिया, हमारे भी 1000 स्कूल्स में से 500 में लग गए, महीने भर बाद 500 में भी गायब, 500 में से 100 में गायब मिले, धीरे धीरे 2 साल बाद सब में से गायब मिलेंगे। होलिस्टिक तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे होगा, देन वी आर प्लानिंग कि पहले सीसीटीवी लगाइए, सीसीटीवी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए।
अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का मतलब है कि अंदर क्लासरूम से लेके बाहर तक, और मैं कल गया, बड़ा इंटरेस्टिंग था। कल मैं क्लासरूम्स में गया, मैं सीसीटीवी लगा रहा हूँ अपने स्कूल्स में, और मुझे लगा कि शायद बच्चे सबसे ज़्यादा विरोध करेंगे, साहब क्या कर रहे हो, और बच्चों ने सबसे ज़्यादा फायदे गिनाए मुझे। और मैं सोच नहीं सकता, हम पॉलिसी मेकर सोच नहीं सकते क्लासरूम में सीसीटीवी के फायदे जो बच्चे गिना रहे हैं मुझको। एक स्कूल में हमने डेमो के रूप में, उमंग जी, सीसीटीवी कैमरा लगाए, तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा बच्चों से, मैं यार क्यों, मैंने सोचा बच्चों के सामने थोड़ी बुराई करते हैं, हो सकता है बच्चे कहें, क्योंकि बच्चे सीधे सीधे अथॉरिटी से तो डरते हैं। मैंने कहा ये क्या फालतू में लगा दिया, आपके प्रिंसिपल ने हटाई है। बोले नहीं सर हटाना मत। मैं क्यों, क्या हुआ? सर वो क्लासरूम में ना पेंसिल चोरी हो जाती थी, जब से ये सीसीटीवी लगाए, 23 तारीख को लगा था पिछले महीने, पेंसिल चोरी। वंडरफुल आइडिया। एक बच्चे ने कहा साहब वो बुक्स गायब हो जाती थी। दूसरे बच्चे ने कहा जी मैं एक बार होमवर्क के लिए पैसे लेके आया था, मम्मी ने दिए थे, मेरे तो जेब फटी हुई थी, व्हाटएवर, मैंने बैग में रख दिए थे, गवर्नमेंट स्कूल्स, बैग से पैसे गायब हो गए। फिर मैंने किसी बच्चे के कान में कहा यार लेकिन मज़ा नहीं आएगा ना, शैतानी तो कर ही नहीं पाएंगे। वो लड़की कहती है सर 2-3 ही बच्चे करते हैं शैतानी, तो वो जब से सीसीटीवी लगाए सारे ठीक बैठते हैं। एक और बच्चे ने मुझे कान में कहा सर वो कॉर्पोरल पनिशमेंट बंद हो गया है, अब टीचर मारते नहीं है। हम को जब, मैं सिर्फ एक झलक भर दे रहा हूं आपको, कि जब तक हम उनको अब बोलिए डिजिटल इंडिया करना है, बोले हाँ जी कर दो, क्या होता है? बोले स्किल इंडिया करना है, हाँ जी कर दो, क्या होता है? हमको सीखना पड़ेगा करने से पहले। वो एक क्लासरूम में सीसीटीवी लगाया, एक स्कूल में, वहां से जो लर्निंग मेरी बनी, अब मैं उसको दुनिया में गा सकता हूं, दुनिया में बता सकता हूं, देखो बच्चों को फायदे होते हैं, टीचर्स को फायदे होते हैं। मेरे स्कूल में एक स्कूल टीचर को चाकू मार दिया एक बच्चे ने। मैं टीचर से पूछता हूँ ये घटना आपके साथ घटे, आप चाहते हैं? नहीं। फिर मैं सीसीटीवी रहने दो, एवरीबडी इज हैप्पी। उसके बाद इन सारी चीज़ों का कंट्रोल रूम बना देंगे। वो कंट्रोल रूम में आजकल तो टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम लगा दीजिए कि अगर कोई बच्चा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ डेवलपमेंट, कोई बच्चा अगर पंखे को छेड़ेगा, मेरे आधे स्कूल्स में पंखे इसीलिए टूट जाते हैं, कोई बच्चा अगर पंखे को छेड़ेगा, मेरे कमांड रूम में बीप बज जाएगी, रूम नंबर XYZ में बीप आ गई, वो प्रिंसिपल को फ़ोन कर देगा मेरा बंदा, वहाँ पे कमांड रूम से सीधे प्रिंसिपल को जाएगा, रूम में फ़ोन बंदा चला जाएगा। आधा, सपोज 40 मिनट की क्लास है और 5 मिनट तक अगर क्लास में टीचर नहीं है, मेरे कमांड रूम में बीप बज जाएगी, टीचर एब्सेंटिज्म का खतरा नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से हो सकती हैं। सॉल्यूशंस देना पड़ेगा, जिंदगी से कनेक्ट करना पड़ेगा हमें डिजिटल को। अभी हम वर्ड्स में जी रहे हैं, साहब डिजिटल इंडिया करना है, कर लो जी, लेकिन क्लासरूम्स को ये फायदा लेना है, बहुत बढ़िया, ये अच्छा है, ये तो कर दो जी, सबसे पहले करो, बोलो कब तक हो रहा है, यहां लाके चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, कॉमन मैन से जोड़ना पड़ेगा। जब तक ये सारी चीजों को, इस टेक्नोलॉजी को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे लोगों के बीच में ले जाके, तब तक भूख पैदा नहीं होगी, और जब तक भूख पैदा नहीं होगी, हम टिट-बिट प्रयास करते रहेंगे। कोई संजय भाई जैसा आदमी बैठ जाएगा, स्पीड अप कर देगा, 3 साल पूरे होने से पहले हटा दिया जाएगा, स्लो कर देगा। कोई IIT का लड़का आके, लड़की बैठ जाएगी आके, इनोवेटिव तरीके से करने लगेगा। एज यू सेड, कोई BA पास आके बैठ जाएगा, मैं BA पास हूं तो बुरा मत मानिएगा, पर कोई BA पास आके बैठ जाएगा जिसको शायद टेक्नोलॉजी की उतनी समझ नहीं होगी, वो अपनी स्पीड से काम करेगा। भूख पैदा हो गई तो सबसे अनपढ़ मंत्री भी डिजिटल इंडिया की बात करेगा, सबसे अनपढ़। भूख पैदा करिए, और आपके पास मार्केट है, आपके पास इनोवेटर्स हैं, इनोवेटिव तरीके, क्रिएटिव लोग हैं, वो सारे क्रिएटिव लोगों को इस देश में भूख पैदा करने के लिए लगाइए। एक बार भूख पैदा हो गई तो फिर हम क्या और आप क्या। मैं बस आपसे ये अनुरोध करूंगा, और इसमें इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। एसोचैम, आज ही मैं कोई अखबार में पढ़ रहा था कि इंडस्ट्री ने, शायद किसी ने बोला, किसी साइंटिफिक एडवाइज़र ने बोला, मुझे ठीक से याद नहीं है, कुछ कर्सरी सा मैं पढ़ रहा था कि हाँ, प्रोफेसर CNR राव ने बोला है कि इंडस्ट्री ने साइंस में उतना योगदान नहीं दिया है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। क्या योगदान नहीं दिया है? ऐसा थोड़े कि इंडस्ट्री अनसाइंटिफिक चल रही है। आज अगर मेरे हाथ में मोबाइल है और मेरा बच्चा अगर फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहा है तो इंडस्ट्री की वजह से ही कर रहा है।
सरकारों की वजह से थोड़ी कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है जिसकी मैं, जो शायद प्रोफेसर UN राव, क्या नाम है, CNR राव साहब का आशय यही है, इंडस्ट्री ने भूख पैदा करने में योगदान नहीं दिया है। आप सब चलिए, हम भी साथ खड़े हैं, क्लासरूम से लेके सोसाइटी के मोहल्ला सभाओं तक, वहाँ चलिए भूख पैदा करते हैं। वो एक बार कर देंगे तो वो अमेरिका से लानी हो, जापान से लानी हो, दिल्ली सचिवालय से निकाल के लानी हो, लोग अपने आप ले आएंगे। फिर बैलेट बॉक्स से निकाल के लानी हो, लोग अपने आप निकाल के ले आएंगे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं सबसे आह्वान भी करता हूँ कि आइए साथ मिल के करते हैं, ना अकेले आप कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। सरकार में हम बैठे हैं, आप सब लोगों ने साथ दिया, हम बहुत सिंसियरली इस दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्री वाईफाई हो, क्लासरूम्स को डिजिटलाइज करने की बात हो, या ई-डिस्ट्रिक्ट की बात हो। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि अब इंटर गवर्नमेंट रिलेशनशिप में भी ये सारा ई-रिलेशंस आने लगे हैं। अभी हम लोग ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना पे काम कर रहे थे, तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इनफैक्ट बिहार, मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डेटा को डिजिटाइज, क्योंकि सबने अपना अपना कर रखा है, सिर्फ लिंक डालना है, उसको लिंक कर दिया, अभी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो आप दिल्ली में फिर कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाओगे यूपी वाले, यूपी में कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएगा दिल्ली वाला, वो सारी चीज़ें क्लब हो जाएंगी। अभी भेजते हैं तो 25 दिन लगते हैं वहाँ से चिट्ठी आने में, वो भी खुद ही बंदे को जाके मंगानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें, टैक्स में खूब चोरी हो रही है, सिंपल सी चीज़ें हैं हमारे। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा। सिंपल सी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी में यूज़ करनी है। हमारे एक्साइज कमिश्नर हैं, उन्होंने अभी शुरू किया, वो शराब बिकती है दिल्ली में और तरीके से आती है, खूब चोरी से आती है। तो उन्होंने कहा कि कैसे रोकें इसको, तो डिजिटल इंडिया रोकेगा, हमको क्या दिक्कत है? सरकार में कितने सिपाही आप खड़े करोगे? डिजिटल इंडिया है ना, तो कर दिया उन्होंने काम। बोले वो बार कोडर है, बार कोडर से हर एक पे, किसी भी आम आदमी के उस पर डाल दो, पब्लिक में डलवा दो, सबके मोबाइल पे जितने एंड्रॉइड फ़ोन हैं, और हर एक जब भी कोई बॉटल जाके खरीदे उसका स्कैन कर ले, और अपने सारा डेटा जितना टैक्स पेड वाली बॉटल है जो चोरी की नहीं है, वो मतलब इलिसिट हो या जो भी हो, लेकिन जो चोरी की नहीं है उसका डेटा आपके पास में उपलब्ध है ही, उससे मैच कर लो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मैच होके आ जाएगा, साहब डुप्लीकेट है, आप पकड़ के बता दो हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट के लोग आएंगे। अभी सारी जो फेंसिंग पे लगते थे, दिन रात इंस्पेक्शन करने पे लगते थे, घर बिठाओ सबको, कोई रेट डालने की जरूरत नहीं है, पैसा वसूलते हैं फालतू में जा जाके। करो क्या, उनको बिठाओ, अकाउंटेबिलिटी के साथ बिठाओ। वो जैसे ही डेटा आया, किसी ने स्कैन करके भेजा, साहब इलीगल है, वो उसको फ़ोन करके पूछ देगा कहाँ हो, अच्छा जी विवेक विहार के मार्केट में, ठीक है अभी आ रहे हैं 5 मिनट में, पहुँच जाइए, जाके पकड़ लीजिए, और उस बंदे को जिसने आपकी हेल्प की दारू फ्री में दिलवा दीजिए, बॉटल फ्री। आपको इंसेंटिव होना। लेकिन डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया सिर्फ वर्ड्स में नहीं है, जिंदगी में है। जिंदगी में डिजिटल इंडिया क्या मजे ला सकता है, ये एक बार एहसास कराने की जरूरत है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी, सिटीजन्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, सबको। और एक बार वो एहसास होने लगा, फिर तो वी आर ऑलरेडी देयर, बस किनारे पे खड़े हो डुबकी लगाने की जरूरत है। तो मैं आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस पे आप चर्चा कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो बातें मैंने बहुत कैजुअल अंदाज में रखी हैं, आप उन्हें बहुत प्रोफेशनल अंदाज में रख के आगे लेके जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से मैं आपको इनवाइट भी करता हूँ कि इस पूरे मिशन में, ये मिशन है, इस पूरे मिशन में आप सब लोग साथ दीजिए। वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर लुकिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।